Assalamualaikum. Now we will start with the diseases of the external auditory canal. अब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैन जैसे कि एक्सटर्नल ईयर की पिन्ना की जो डिजीज़ थी वो थी कंजेनिटल, ट्रॉमेटिक, इन्फ्लेमेटरी और ट्यूमर्स. इसी तरह एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की भी कंजेनिटल, ट्रॉमेटिक, इन्फ्लेमेटरी और ट्यूमर्स हैं. तो सबसे पहले कंजेनिटल में करेंगे स्टार्ट. तो कंजेनिटल में सबसे पहले दो आती हैं हमारे पास. उसके अंदर एट्रीजिया ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और कोलेरुलर फिस्टुला. अब सबसे पहले जो एट्रीसिया ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है ना, एट्रीसिया मीन एब्सेंस या फिर नैरोइंग ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. कि हमारे पास जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है ना, या तो वो एब्सेंट हो गई है क्योंकि उसके अंदर कैनालाइजेशन नहीं हुई, कैनाल नहीं बना एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का, तो वो एब्सेंट है हमारे पास, या फिर वो बहुत नैरो हो गई है, उसको हम कहेंगे एट्रीजिया ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. फिर हमारे पास आ जाते हैं कोरुलर फिस्टुला. फिस्टुला क्या होता है? फिस्टुला वो होता है जहाँ पर दो ओपनिंग्स हों. तो दो ओपनिंग्स कहाँ कोरुलर फिस्टुला में कहाँ दो ओपनिंग्स होंगी? एक तो ओपनिंग होगी इसकी इन द नेक बिलो द एंगल ऑफ द मैंडिबल, एंगल ऑफ द मैंडिबल के बिल्कुल नीचे नेक में, और दूसरी ओपनिंग इसकी कहाँ होगी? इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या मिडल ईयर. तो ये हमारे पास कोरुलर फिस्टुला होगा. अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि हम सर्जिकल इंसिजन दें, पेरोडेक्टमी करें, पेरोडेक्टमी की इंसिजन दें और अंदर से जाके वो इंसिजन दे के ना पेरोडेक्टमी की पैरोटिड ग्लैंड से इंसिजन दें और जाके एक्सिजन कर दे, इस कैनाल को ख़त्म कर दें. ठीक है. अब ट्रॉमा ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. अब जो ट्रॉमा इसमें क्या होगा? इसमें लेसरेशंस होंगी. माइनर लेसरेशंस भी हो सकती हैं, मेजर लेसरेशंस भी हो जाती हैं. माइनर लेसरेशंस इसमें क्या होंगी कि जैसे कि बहुत से लोग जो है ना ईयर के अंदर मैच स्टिक्स डालते हैं या गाड़ी की चाबी वगैरह डालते हैं, और इन वजह से ना या कुछ भी और कॉटन बिड्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ना लेसरेशन हो जाएगी, उसके अंदर ना कट्स वगैरह पड़ जाएंगे. तो वो नीडल्स वगैरह यूज़ करते हैं कुछ लोग, हेयर पिन्स वगैरह, तो उस वजह से कट्स वगैरह पड़ जाएंगे. जब ये मेजर लेसरेशन है वो क्या होगा? गन शूट, अगर किसी ने गन शूट किया उसके वुंड्स को मेजर लेसरेशन की, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया उसका, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट या फाइट्स वगैरह में क्या होगा? फिर उसका मेजर लेसरेशन होगी. फिर अब इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईयर कैनाल जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेमेटरी ऑफ द ईयर कैनाल. तो उसके अंदर क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईयर कैनाल के अंदर क्या है? एक तो इन्फेक्टिव होती है और एक रिएक्टिव होती है. इन्फेक्टिव क्या होती है? इन्फेक्टिव वो होती है जो इन्फेक्शंस वगैरह कॉज करे, जैसे कि वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस. जबकि रिएक्टिव वो होते हैं विदाउट एनी इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स. तो अब जो वायरल हमारे पास आ जाती हैं वो हमारे पास आ जाती हैं हर्पीस जोस्टर, ऑटिकस और ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमोरेजिका. फिर हमारे पास जो है ना आ जाती हैं बैक्टीरियल. बैक्टीरियल में क्या आती है हमारे पास? एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना, जिसको फरंकल कहते हैं. क्योंकि फरंकल क्यों कहते हैं? फरंकल हमने पढ़ा था कि ये जो है ना हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन को कहते हैं. तो फरंकल क्यों कहते हैं लोकलाइज्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना? क्योंकि ये भी हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन है, और हेयर फॉलिकल एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में कहाँ प्रेजेंट होती है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के जो मिएटस का आउटर 1/3 पार्ट है ना, सिर्फ उधर ही हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होती है. तो इसी वजह से इसको लोकलाइज भी कहते हैं, क्योंकि सिर्फ एक लोकल जगह पे मिएटस के आउटर 1/3 पार्ट पर ही ये प्रेजेंट होती है. तो इसीलिए इसको हम फरंकल और लोकलाइज ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं. फिर हम इसको फिर नेक्स्ट हमारे पास बैक्टीरियल में आते हैं डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना. वो हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को भी इफेक्ट करती है, और इसके बाद इंटरनली उसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को और बाहर से पिना को भी इफेक्ट करती है. तो वो डिफ्यूज इसलिए. मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना. मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना में क्या है कि वो डायबिटिक पेशेंट या ऑटो इम्यून डिजीजेज जिन पेशेंट्स में होती है, मेनली उन लोगों में होती है. तो इसी वजह से हम इसको मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं. फंगल क्या है? फंगल में ऑटोमाइकोसिस, जो कि फंगल इन्फेक्शंस की वजह से और फंगस की वजह से, जैसे कि कैंडिडा एल्बिकन्स और एस्परगिलस, उनकी वजह से होती है. फिर रिएक्टिव ग्रुप क्या है? वो हमारे पास कोई भी उसमें इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन एलर्जी कंडीशन की वजह से ना एलर्जी हो जाती है, उसमें रिएक्शन हो जाता है वहाँ पर, और ऑटो इम्यून हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है और एलर्जीज प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है. ठीक है ना. वहाँ पर तो जहाँ बैक्टीरिया मतलब कि कोई भी इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म था, यहाँ पर
कोई इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म नहीं है, बल्कि क्या होगा, हाइपर सेंसिटिविटी होगी और हाइपर सेंसिटिव वजह से एलर्जिक रिएक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इसमें एक्जिमेटिस, ओटाइटिस एक्सटर्ना, सुबोरिक ओटाइटिस एक्सटर्ना और न्यूरोडर्मेटाइटिस है। अब ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमोरेजिका ये जो है वायरल है, तो वायरल में ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमोरेजिका में क्या होगा, इसमें हेमोरेजिक बुला फॉर्मेशन होगी अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और डीप मिएटस। पूरा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, डीप मिएटस, मिएटस जो है ना एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का जो डीप मिएटस मीन डीप पार्ट, अंदर वाला पार्ट, इनर पार्ट, तो वो और उधर से फिर आगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और डीप मिएटस में हेमोरेजिक बुला फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसको ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमोरेजिका कहेंगे। इसके अंदर हमारे पास सिवियर पेन होगी और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आएगा। जब भी आपको कहेगा ना कोई पेशेंट कम्स विद कंप्लेंट कि मेरे कान में से जो है ना वो ब्लड निकलता है, ब्लडी डिस्चार्ज है, तो व्हाट विल योर डायग्नोसिस, दैट इट कैन बी ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमोरेजिका which is due to some viral inflammatory disease of the external auditory canal. ठीक है, ट्रीटमेंट इज वी गिव द एनाल्जेसियाज बिकॉज टू रिलीव पेन एंड एंटीबायोटिक्स फॉर द antibiotics for the treatment of the infective organisms. After that we have the herpes zoster oticus. In herpes zoster oticus it's caused by obviously herpes zoster which is virus, उसकी वजह से होगा। ये क्या करेगा, it will cause the formation of vesicles on the tympanic membrane, meatus, skin, concha and post-auricular groove, and it will also affect the 7th 8th cranial nerves. तो इसके अंदर उसके अंदर क्या हो रहा था, otitis externa hemorrhagica में there is the formation of hemorrhagic bulla on the deep meatus and the tympanic membrane, whereas herpes zoster oticus में there is the formation of vesicle on the tympanic membrane, meatus, skin and concha and post-auricular groove वगैरह। अब बैक्टीरियल पे आ जाओ। बैक्टीरियल में we will start with the furuncle which is the localized acute otitis externa. What happened in this? It is a staphylococcal infection. बैक्टीरिया भी तो कोई इन्वॉल्व है, तो वो कौन सा staphylococcal infection, ठीक है। उसके अलावा we will say that हमारे पास इट इज़ कन्फाइंड फ्रंकल है ना, तो इट इज़ कन्फाइंड टू दी हेयर, तो हम क्या कहेंगे कि इट इज़ प्रेजेंट ऑन दी कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द मिएटस, जहाँ पर हेयर होगा, एंड इट इज़ सीन ओनली इन दिस पार्ट ऑफ द मिएटस। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएंगे सिम्टम्स, पेन, टेंडरनेस, चूइंग ऑल्सो कॉजेज पेन इन द ईयर। ये एक इंपॉर्टेंट है कि चूइंग से भी पेन होगी इन द ईयर। एडीमा, प्रियोरिकुलर लिम्फ नोड इनलार्ज और टेंडर। अब ट्रीटमेंट इसका क्या, एंटीबायोटिक्स दे देंगे, एनाल्जेसिक्स दे देंगे, लोकल हीट, उसके अलावा ईयर पैक देंगे जिसके अंदर 10% इक्थामोल ग्लिसरीन, ठीक है। फिर उसके बाद अगर एप्सिस फॉर्मेशन होगा तो इंसिजन और ड्रेनेज करनी पड़ेगी, ठीक है। एप्सिस फॉर्मेशन में व्हाट वी हैव टू डू दी इंसिजन एंड ड्रेनेज। ये हमारे पास जो थे इसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट है। अब जो हमारे पास है ना डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना, उसमें क्या होगा, डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ऑफ द मिएटस स्किन एज वेल एज अंदर की तरफ बाहर की तरफ पिन्ना को इफेक्ट करेगा। डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना की पिन्ना की भी इन्फ्लेमेशन और अंदर की तरफ जो होगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को इफेक्ट करेगा, लेकिन इसमें एप्सिस वगैरह नहीं होगी। और ये क्या ह्यूमिड क्लाइमेट में हो सकता है, हॉट क्लाइमेट में हो सकता है, समर्स वगैरह में हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर जब जो नॉर्मल पीएच होती है ना एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की, वो एसिडिक होती है जो कि इन्फेक्शन वगैरह को प्रिवेंट करती है। लेकिन व्हेन इट बिकम्स when there will be exposure of the external auditory canal to the water, the pH will become alkaline and will cause different infections. So diffuse otitis externa can also be caused by some trauma and different organisms. Trauma can be using of the matchsticks or some unskilled instruments, and the organisms are the staphylococcal aureus, pseudomonas, bacillus proteus, E. coli वगैरह। अब फीचर्स इसके क्या, क्लिनिकल फीचर्स, इसका डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना की एक एक्यूट कंडीशन होती है और एक जो है ना क्रोनिक फेज़ है। एक्यूट फेज़ में सबसे पहले क्या होगा, उसमें हॉट बर्निंग सेंसेशन, पेन और सीरियस डिस्चार्ज। अब वाइट सीरियस डिस्चार्ज, म्यूकस डिस्चार्ज क्यों नहीं है, बिकॉज जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है उसके अंदर स्किन प्रेजेंट होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, तो उसमें सीरियस डिस्चार्ज ही रहेगा, उसके अंदर म्यूकस डिस्चार्ज नहीं होगा। थिक और पुरुलेंट डिस्चार्ज है, फिर इन्फ्लेम्ड और स्वॉलन है, फिर कंडक्टिव हियरिंग लॉस और रीजन लिम्फ नोड्स बिकम इनलार्ज एंड टेंडर। क्रोनिक फेज में इरिटेशन होगी, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू इच होगा, डिस्चार्ज जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा, ड्राइनेस वगैरह, क्रस्ट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी और स्केलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, ईयर टॉयलेट। ईयर टॉयलेट मीन टू क्लीन द एयर बाय डिफरेंट फैक्टर्स, लाइक सक्शन से भी हम एयर को क्लीन कर सकते हैं।
इस तरह क्लीनिंग ऑफ द ईयर इज कॉल्ड ईयर टॉयलेट। फिर जो है मेडिकेटेड विक्स यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ द एंटीबायोटिक्स फॉर इट्स ट्रीटमेंट, एनाल्जेसिक, एंड फॉर द क्रोनिक फेस ट्रीटमेंट वी विल यूज़ द रिडक्शन ऑफ द मिएटल स्वेलिंग सो दैट ईयर टॉयलेट कैन इफेक्टिवली डन, कि हम जो स्वेलिंग होगी ना एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की वो कम करेंगे ताकि ईयर टॉयलेट ईयर क्लीनिंग अच्छे से हो सके। और फिर एलिविएशन ऑफ द इचिंग सो दैट स्क्रैचिंग इज स्टॉप, ताकि स्क्रैचिंग जो है ना वो स्टॉप हो जाए। फिर हम वो ये जो है ये स्वेलिंग कैसे कम करेंगे, हम गॉजविक लेंगे जिसको हम सोक करेंगे 10% इथामोल ग्लिसरीन में और फिर उसको किनार में डालेंगे ताकि हमारी स्वेलिंग कम हो जाए। फिर उसके बाद जो है ना हम मिटाइटिस मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना, ये मेलिग्नेंट इसलिए नहीं इसको कहते हैं कि ये ट्यूमर वगैरह नहीं, इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स बिहेवियर, क्योंकि ये ज़्यादा आगे इन्फेक्ट कर सकते। ये जो है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो कि सुडोमोनास की वजह से होती है, डायबिटिक पेशेंट में और इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट में होती है। इसके अंदर एक्सक्रूशिएटिंग पेन के इतनी ज़्यादा पेन होती है दैट दे कांट बी सेटल बाय दी एनसिड्स। उसके अलावा पेरेंट्स ऑफ द ग्रैनुलेशन इन द एक्सटर्नल ईयर कैनाल के अंदर ग्रैनुलेशन है, ठीक है। और फिर फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, फेशियल नर्व पैल्सी हो जाती है, फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, तो इसकी वजह से हम क्या कहेंगे देयर इज मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। अब हम इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, सिटी स्कैन और एमआरआई से, उसके अलावा गैलियम 67 और टेक्नीशियम 99 से। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि सबसे पहले तो हम जो हमारी डायबिटिक कंडीशन है, डायबिटीज़ पेशेंट है, डायबिटीज़ उनकी कंट्रोल करें। फिर उसके बाद जो है हम टॉयलेट ऑफ द ईयर कैनाल कराएं। उसके बाद हम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दें अगेंस्ट द सुडोमोनास आएरेजिनोसा जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह आ जाएगा, और थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स आ सकती हैं, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट वो दें। फिर हम दे सकते हैं जेंटामाइसिन कंबाइंड विद टिकारसिलिन, बट दे आर नेफ्रोटॉक्सिक एज वेल ऑटोटॉक्सिक। तो हम मोस्टली फिर क्या देंगे क्विनोलोन सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह और थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स। अब फंगल इन्फेक्शन में क्या है, ओटोमाइकोसिस। ओटोमाइकोसिस में क्या होगा, फंगल इन्फेक्शन होगा ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल विच इज कॉज्ड बाय द एस्परगिलस नाइगर फ्यूमिगेटिकस एंड कैंडिडा एल्बिगन्स। उसके अंदर क्या सिम्टम्स होंगे, इंटेंस इचिंग होगी, डिस्कम्फर्ट और पेन होगा, वाटरी डिस्चार्ज होगा, मस्टी एडोर होगा, ईयर ब्लॉकेट, ऑरल फुलनेस होगी, इसके अंदर ईयर ब्लॉकेट लगेगा। फंगल मास मस्ट बी पेयर वाइट और ब्राउन ब्लैक, बहुत ज़्यादा इचिंग जिसमें होती है ना वो फंगल इन्फेक्शन है मोस्टली। ट्रीटेड इसके क्या है, ईयर टॉयलेट, फिर सिरिंजिंग और सक्शनिंग वगैरह कर लें और एंटी फंगल्स दे दें साथ में उसके साथ जो हैं, और ईयर मस्ट बी केप्ट ड्राई। जो इसके अंदर जो है ना ओरल और आईवी एंटी फंगल्स नहीं दिए जाएंगे बिकॉज ऑफ द मेजर साइड इफेक्ट्स। इसमें वी विल जस्ट गिव द टॉपिकल एंटी फंगल्स, ठीक है। फिर रिएक्टिव में क्या है, रिएक्टिव में एक्जिमेटिस ओटाइटिस एक्सटर्ना। अब एक्जिमेटिस ओटाइटिस एक्सटर्ना में क्या होगा, एक्जिमेटिस ओटाइटिस एक्सटर्ना में देयर विल बी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जिसकी वजह से एलर्जी हो जाएगी एंड इट विल लीड टू द इन्फ्लेमेशन। फिर इसके अंदर इंटेंस इरिटेशन, वेसिकल फॉर्मेशन, ऊजिंग एंड क्रस्टिंग इन द कैनाल। ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, विड्रॉल ऑफ द ऑफेंडिंग एजेंट, कि जो भी एजेंट आपको तंग करे उसको ख़त्म कर दो और स्टीरॉयड क्रीम्स वगैरह लगा लो। अब सीबोरिक ओटाइटिस एक्सटर्ना में क्या होगा कि आपके जो ऑडिटरी कैनाल होगा ना उसके अंदर जो है ना वैक्सी सीबोरिक डर्माटाइटिस ऑफ द स्कैल्प हो जाएगा, कि स्कैल्प को भी आपके इफेक्ट करेगा। फिर इचिंग हो जाती है, इसमें ग्रीसी येलो स्केल्स वगैरह कैन बी सीन और पोस्ट ऑइगल सर्कस एंड ट्रीटमेंट कैन बी एयर टॉयलेट एंड सैलिसाइलिक एसिड एंड सल्फर। न्यूरोडर्मेटाइटिस में भी कंपल्सिव स्क्रैचिंग है ड्यू टू दिस साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कि उसको लगता है उसके दिमाग में ऐसा है कि तो बहुत इचिंग करती है और साथ में इंटेंस इचिंग भी है, स्क्रैचिंग भी है। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, साइकोथेरेपी सिंपैथेटिक साइकोथेरेपी उसको प्रोवाइड करेंगे और ईयर पैक और बैंडेज वगैरह दे देंगे। अब जो वैक्स क्या है, वैक्स जो है हमारे पास अगर हम अपना ईयर साफ़ नहीं करेंगे तो इट इज़ कम्पोज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड, सीरोमिनस प्लांट्स, हेयर डिस्क्रिमेटेड एपिथेलियल डेब्रीज, केराटिन और डर्ट। तो ये हमारे ना ईयर के अंदर ये प्रोटेक्टिव फंक्शन भी प्रोड्यूस करती है, लुब्रिकेशन भी करती है, बट ये जब होगी ना हमारे ईयर के अंदर जो है जब ज़्यादा हो जाएगी तो वो हमारे ईयर में फंस जाएगी और वेल इट विल कॉज द इम्पेयरमेंट ऑफ द हियरिंग, सेंस ऑफ ब्लॉक्ड ईयर को ब्लॉक कर देगी। फिर टेनाइटिस, गिडीनेस, फिर ये जो होगा ना रिफ्लेक्स कफ ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ द ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस में समटाइम्स अकर। और ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, सिरिंजिंग इन द ईयर के सिरिंज से निकाल दो या फिर सक्शनिंग वगैरह कर दो या फिर जो है ना कुछ
इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन है जिसके अंदर क्यूरमैन हुक, स्कूप और जॉब्सन हॉर्न प्रॉब ये यूज़ करके निकाल लो। उसके अलावा फिर फॉरेन बॉडी क्या होती है, फॉरेन बॉडी में क्या है, फॉरेन बॉडी के अंदर नॉन लिविंग भी जा सकती है, लिविंग। अगर कोई नॉन लिविंग वगैरह चली गई है फॉरेन बॉडी ईयर के अंदर, जैसे कि राइस, मिलेट, इस तरह बच्चे के ईयर के अंदर चली गई, तो उसको हम फोर्सेप्स से निकाल सकते हैं, या फिर वैसे नहीं निकली तो फिर हम सिरिंज से निकालेंगे। अगर वैसे भी सिरिंज से भी नहीं निकल रही तो हम सक्शन करके निकाल सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक रिमूवल विद स्पेशल इंस्ट्रूमेंट और पोस्चरल अप्रोच कर सकते हैं। फिर लिविंग अगर है तो सबसे पहले तो हमने उसको मारना है ताकि वो मर जाए, और उसके बाद जो है हम उसको निकाल सकें। तो पहले एक इंसेक्ट को किल करना है बाय सम ऑयल वगैरह यूज़ करना है, और फिर उसको फोर्सेप्स वगैरह से या सक्शन वगैरह से हमने निकाल लेना है। ठीक है, अभी जो कैरोटिस ऑफ टर्न्स है उसमें क्या हो सकता है, देयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ द पर्ली वाइट मास इन द डीप मीएटस। डीप मीएटस के अंदर जो है ना वाइट मास जो एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसके अंदर भी पेन इन द ईयर, हेयर लॉन्ग्स, टिनाइटस और डिस्चार्ज होगा। और इसमें क्या होगा, पर्ली वाइट मास केराटिन मटेरियल। जब पर्ली वाइट मास होगा ना तो उसको हम कहेंगे कैरोटोसिस ऑफ टर्न्स। ठीक है, फिर इसमें वाइडनिंग ऑफ द बोनी मीएटस हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है, इट इज़ रिमूव्ड बाय द रिंगिंग और इंस्ट्रूमेशन की वजह से। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डिजीजेस ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल।